हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं आज से ही 11th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 11th क्लास के अंदर हम सबसे पहले जो है 4th लेसन स्टार्ट करेंगे। 4th लेसन का नाम है जंतु जगत, या इसे हम कह सकते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, तो मैं वैसे भी हिंदी मीडियम की ही क्लासें लेती हूँ। जैसे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल के अंदर अगर आप देखें तो हमारी 12th क्लास की बायोलॉजी चल रही है ना। उसके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अब तक, और आगे कंटिन्यू रहेंगी वो क्लासें। तो वो जो क्लासें हैं वो भी मैं हिंदी मीडियम में ही ले रही हूँ। ठीक है, तो ये भी जो क्लासें रहेगी आपकी 11th की, ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए रहेगी। हालांकि हिंदी मीडियम के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स आए, ऐसे शब्द आए जो इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत पड़ी, तो वो भी मैं बिल्कुल करवाऊंगी। साथ के साथ कुछ शब्दों को मैं इंग्लिश में भी ज़रूर लिखूंगी, लेकिन प्रॉपर हम हिंदी मीडियम में ज़रूर पढ़ेंगे उन शब्दों को। और यहाँ की जो लैंग्वेज होगी, जो भी होगा, वो सभी हिंदी मीडियम के लिए होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि यूट्यूब पे क्लासें खूब सारी पढ़ी है, और उसमें जो मैटर मिलता है वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम का, बहुत कम क्लासें जो हैं वो हिंदी मीडियम की है। इसीलिए जब मैंने 12th क्लास की बायोलॉजी जब इस चैनल पर स्टार्ट की थी, एक्चुअल में तो बायोलॉजी तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, कक्षाएं और भी चल रही है, केमिस्ट्री की चलती है, फिजिक्स की चलती है, सारी कक्षाएं उपलब्ध हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। तो फिर पहले जो है RBSc का कोर्स चलता था राजस्थान के अंदर, तो RBSc की जो क्लासें थी वो ली। उसके बाद में जब NCERT की 12th क्लास की जब हमने बायोलॉजी स्टार्ट की, तो बच्चों के कमेंट आने लगे कि आप 11th की क्लासें भी लो, 11th की क्लासें भी स्टार्ट करो। तो क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उनकी मांग के ध्यान में रखते हुए मांग को अब 11th की क्लासें भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से ही हमारी बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कहाँ गया, 4th चैप्टर कैसे स्टार्ट करें, तो वो मैं जैसे भी टाइम मिलेगा उनको भी मैं करवा दूँगी। ठीक है, बट एनिमल किंगडम जो है थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि अलग टाइप का लेसन है, इतने सारे जीवों को कैसे पढ़े, इतनी सारी विभिन्नताओं को कैसे पढ़े, उनकी संरचना को कैसे पढ़े, तो थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगने लग जाता है वो। तो इस हार्ड चैप्टर को, ऐसे तो ये कोई हार्ड चैप्टर है नहीं, ये चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है ये चैप्टर पढ़ के आपको। ठीक है ना। तो आज से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्राणी जगत। इसी को हम इंग्लिश में बोले तो एनिमल किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल किंगडम। ठीक है, तो जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, आपको क्या करना है, कॉपी लेनी है और वो नोट साथ के साथ उतारते जाना है। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 है हमारा प्राणी जगत या एनिमल किंगडम। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, साथ के साथ कमेंट करते जाएंगे। जिस बच्चे को अगर आंसर आता है तो वो कमेंट करता जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपने एक नाम सुना होगा, पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली वो किसने दी थी? देखो, पंच जगत प्रणाली जो है क्या वैसे ये पंच जगत प्रणाली है क्या? ये दी थी R.H. व्हीटेकर ने। R.H. व्हीटेकर ने। अच्छा, दी किसने थी? R.H. व्हीटेकर ने दी थी। ठीक है, बट पंच जगत प्रणाली है क्या? जो R.H. व्हीटेकर थे, इन्होंने क्या किया, दुनिया में जितने भी जीव हैं, उनको सभी को 5 ग्रुप में, 5 भागों में बांट दिया। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। ये 5 भाग कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? सबसे पहला मोनेरा। सबसे पहला क्या था? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई। चौथा प्लांटी। एंड 5वां जो ग्रुप था इनका लास्ट, वो था एनिमेलिया। ठीक है, तो R.H. व्हीटेकर ने क्या किया, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको 5 ग्रुप में बांट दिया। अब देखो क्यों बांटा, ताकि इनका अध्ययन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब इतने सारे जीव है दुनिया में, इतने सारे जीव है अलग अलग प्रकार के, सभी का अगर हम एक एक का अध्ययन करें तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक एक का अध्ययन करें। जिंदगियां बीत जाएगी, इसमें बहुत सालों लग जाएंगे।
तो हमने क्या किया, जो एक जैसे लक्षण वाले जो जीव थे उनको एक ग्रुप में, दूसरे लक्षण वाले जीवों को दूसरे ग्रुप में, तीसरे लक्षण वाले जीवों को तीसरे ग्रुप में रख दिया। तो ऐसे करके 5 ग्रुप बना दिए इन्होंने। किसने बनाए? RH व्हिटेकर ने। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो मोनेरा ग्रुप जो होता है, इसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, इसकी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बाकी इन चारों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इससे पहले जो मैंने कहा कि आपको कि एक क्लास में ले चुकी हूँ, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। और अगर इनमें भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो इसके अंदर इसी चैनल के ऊपर मैंने जब सामान्य विज्ञान की क्लासें ली थी तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। देखो, हालांकि मैं थोड़ा और बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका पुराने टाइप की कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका नए टाइप की कोशिका है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके अंदर होता क्या है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से जो केंद्रक का जो भी मटेरियल होता है वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक झिल्ली भी होगी और केंद्रिका भी होगी। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रदवी जालिका हो गई, गोल्जी काय हो गया, है ना। इस प्रकार के कोई भी कोशिकांग जो होते हैं वो किस में नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी प्रकार के कोशिकांग जो है वो उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होता है वो कौन सा होता है? 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात। तो हमने क्या देखा कि जो मोनेरा होता है वो कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और बाकी जो चारों है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सभी जो है वो कौन सी कोशिका हो गई? यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है? अब देखो, मोनेरा के अंदर सारे जीवाणुओं को रखा गया है। इसके अंदर किसको रखा गया है? जीवाणुओं को रखा गया है। मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है एंड जीवाणु जो है वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो जीवाणुओं को, माइकोप्लाज्मा को, सभी को किसमें रखा गया है? मोनेरा के अंदर रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा भी कैसी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोटिस्टा के अंदर जैसे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, तो वो सभी के सभी किसमें रखे गए हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, फंजाई क्या होती है? अपनी सामान्य भाषा में अगर देखें तो फंजाई को हम कहते हैं फफूंद। ठीक है, फंजाई कह दो या फफूंद कह दो। तो फफूंद तो आप सभी ने देखी होगी, जैसे हमारे खाने पर भी लग जाती है, जब रोटी खराब हो जाती है तो उस पर लग जाती है, अचार के ऊपर लग जाती है। मशरूम जो होता है वो भी एक फफूंद है ना। मैं नॉर्मल सी जानकारी दे रही हूँ, एक्चुअल में ये तो हम जो सेकंड चैप्टर है हमारा उसी में हम इनको पढ़ते हैं, तो वो मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे टाइम मिलेगा वो क्लास में मैं ले लूँगी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी देना चाहती हूँ कि ये है क्या। तो फंजाई का मतलब होता है नॉर्मल भाषा में फफूंद। ठीक है, प्लांटी जो है प्लांट्स किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को। तो इस जगत में क्या रखे गए हैं? सारे के सारे पेड़ पौधे रखे गए हैं। अब प्लांटी जगत को भी फिर से 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को आप भले पहले बोल दीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये 5 कैटेगरी होती है किसकी? प्लांटी की। उनमें हम इस पेड़ पौधों को इनमें पढ़ते हैं। एनिमेलिया के अंदर किसको रखा गया है? एनिमेलिया एनिमल से आया है। एनिमल यानी कि जंतु। तो दुनिया में जितने भी जंतु हैं, ठीक है, उनको रखा गया है एनिमल के अंदर, एनिमेलिया के अंदर। तो ये जो चैप्टर है ना हमारा, वो एनिमेलिया के बारे में ही सारी जानकारी देता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? प्राणी जगत या एनिमल किंगडम। एनिमल शब्द आया तो एनिमल को किस में रखेंगे? एनिमेलिया के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम के बारे में, यानी कि दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, किस आधार पर विभाजित किया गया है, उनमें ऐसी क्या संरचनाएं होती है, उनके क्या कार्य होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए
सारणी बना रही हूँ यहाँ पे, एनी मेल एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया जो है इसी को हम मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजोआ। एनिमेलिया को ही क्या कहा जाता है? मेटाजोआ भी कहा जाता है, ठीक है। एनिमेलिया एक किंगडम है, यानी प्राणी जगत है, पूरा का पूरा एनिमेलिया एक किंगडम है, ठीक है, जगत है, पूरा जगत है। इस जगत के नीचे छोटे छोटे से ग्रुप आएंगे जिनको हम कहेंगे फाइलम। क्या कहेंगे? फाइलम, ठीक है। तो एनिमेलिया पूरा जगत हो गया और इसके अंदर जो है छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं जिनके अंदर जीवों को बांटा जाता है। मैंने क्या कहा? एनिमल्स बहुत सारे हैं, उनको हमें बांटना पड़ेगा क्योंकि हमें उनका क्या करना है? वर्गीकरण करना है। और वर्गीकरण हम इसलिए करते हैं ताकि उनका हम जब अध्ययन करें तो हमें आसानी हो, समय की बचत हो, ठीक है। तो अब इसके नीचे जब एनिमेलिया पूरा जगत है, किंगडम है, तो किंगडम के नीचे वाले ग्रुप को हम कहते हैं फाइलम। तो अब इसके कितने फाइलम हैं? टोटल कितने फाइलम हैं? हमें इस लेसन के अंदर कितने फाइलम पढ़ने हैं? 11 फाइलम पढ़ने हैं। कितने? 11 फाइलम पढ़ने हैं, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि आप तो कह रहे थे इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी। चलो भाई, आप है ना 11 फाइलम को ऐसे लिख लो भली, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट कुछ ज़्यादा ही हिंदी तो फिर नाम याद करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। 11 फाइलम में इसको बांटा गया है, या यूँ कह सकते हैं एनिमेलिया में कितने फाइलम पढ़ने हैं हमें? 11 फाइलम। अब इन 11 फाइलम को, या यूँ कह सकते हैं एनिमेलिया को, फिर से हम, यानी कि जो मेटाजोआ है, फिर से हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला जिसे हम कहेंगे पेराजोआ, बता दूंगी धीरे धीरे ये क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। पेराजोआ, और दूसरे को हम कहते हैं यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ, देखो समझो इस चीज़ को ध्यान से। जो एनिमेलिया है जिसमें हमें जंतुओं को पढ़ना है वो जगत है, और जगत के नीचे आते हैं फाइलम, ग्रुप, छोटे छोटे से ग्रुप। तो इसमें कितने ग्रुप हैं? 11 ग्रुप है। उन ग्रुप को क्या कहते हैं? 11 फाइलम कहते हैं, ठीक है। अब इन 11 फाइलम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इन 11 फाइलम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? देखो, पेराजोआ के अंदर जो जीव आते हैं, अच्छा एक चीज़ तो आपको ये तो पता होगी कि कोशिकाएं जो है, हमारा शरीर जो है वो कोशिका का बना होता है। हमारा शरीर किसका बना है? कोशिका का। आपका शरीर, मेरा शरीर, एक कुत्ते का शरीर, एक बिल्ली का शरीर, एक पक्षी का शरीर, है ना, सभी का, सभी जितने भी जंतु हैं जिनका शरीर जो है वो कोशिका का बना हुआ है। सजीव का शरीर कोशिका का बना होता है, ठीक है। कोशिकाएं जो होती है, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है तो वो क्या करती है? उत्तक का निर्माण करती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलेगी तो एक जैसी कोशिकाएं, एक जैसा कार्य करने वाली, एक जैसी संरचना में भी सेम होनी चाहिए, तो वो किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, कोशिका को क्या कहा जाता है? सेल। उत्तक को टिश्यू, इंग्लिश में भी अगर पढ़ना चाहें तो। अंग का मतलब होता है ऑर्गन, एंड अंग तंत्र। अंग जो होंगे आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। मैं उदाहरण भी दूंगी आपको। अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और अंग तंत्र जो होते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पूरे शरीर का। किसका? पूरे शरीर का, ठीक है। जैसे कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं ने क्या किया? ये ऐसे कोशिकाएं पड़ी हैं, ठीक है, ये ऐसे कोशिकाएं पड़ी हैं। तो कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, अच्छा कोशिकाएं क्या ऐसे चिपकने से हो जाएगी क्या? केवल कोशिकाओं के चिपकने से क्या उत्तक का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। कोशिकाएं चिपकने से उत्तक का निर्माण नहीं होता है। इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होना चाहिए, उसके बीच में अंतराकोशिकीय द्रव भी भरा होना चाहिए, तब जाके एक उत्तक बनाती है। तो ये इस तरह से मान लो कोशिकाएं मिली और इसने क्या किया? उत्तक का निर्माण कर दिया। ऐसे ऐसे उत्तक बन गया एक, ये मान लो एक उत्तक बन गया। ये है एक उत्तक, ठीक है, ये उत्तक बन गया। फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं आपस में तो वो किसका निर्माण कर देते हैं?
अंग का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये अंग है, ये मैं बना रही हूँ क्या, ये कौन सा अंग हो गया, आमाशय। तो आमाशय क्या है, एक अंग है। आमाशय का काम क्या है, पाचन का काम करने का काम है। आमाशय किस तंत्र के अंदर काम करता है, ये पाचन तंत्र के अंदर। तो पाचन तंत्र में इसका काम क्या है, भोजन का डाइजेशन करना, भोजन का पाचन करने का काम है। तो ये भोजन का पाचन करेगा। तो ऐसे ही भोजन का पाचन करने वाले और भी बहुत सारे अंग आएंगे, जैसे छोटी आंत्र हो गई, बड़ी आंत्र हो गई, है ना, ऐसे बहुत सारे अंग आएंगे। जब वो आपस में मिलेंगे, एक ही काम करने वाले अंग जब आपस में मिलेंगे तो वो पूरे अंग तंत्र का निर्माण कर देंगे। अब अंग तंत्र का मतलब जैसे कि एक जैसा काम करने वाले जो अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र। अभी ये पाचन का काम कर रहा है, तो अब जो तंत्र बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, मुख होता है, उसके बाद भोजन नलिका होती है, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, ये सभी आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फिर वो क्या बना देगा, पूरा का पूरा अंग तंत्र बना देगा। ठीक है, चलो ये तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, मैं छोटा सा ले लेती हूँ। जैसे मान लो कि इसके अंदर हम ले लेते हैं फेफड़े, ठीक है, फुफ्फुस, मान लो फेफड़े अंग है। तो अब यहाँ पर जो अंग तंत्र बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसके अंदर मुख आ जाएगा, यानी नाक आ जाएगी, है ना। इसके बाद जो नलिकाएं हैं, ट्रेकिया जिसे बोलते हैं, फिर फेफड़े आ जाएंगे, है ना, यहाँ डायफ्राम आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया, तंत्र बन गया। ऐसे तंत्र बहुत सारे होते हैं हमारे शरीर में, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया। ऐसे बहुत सारे तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 11 फाइलम। तो 11 फाइलम में हमें ये देखना है कि जो जंतु हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका अंग स्तर कौन सा है, क्या वो सिर्फ कोशिकाओं से बने हैं, क्या इनके शरीर के अंदर सिर्फ कोशिकाएं हैं, या उनके शरीर में कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण कर चुकी है, या उत्तक जो है अंग बना चुके हैं, क्या उनके शरीर में कोई अंग है, और अंग है तो क्या वो अंग तंत्र का निर्माण कर चुके हैं, या अंग तंत्र जब बन जाएगा तो वैसे शरीर तो पूरा बनना ही है, शरीर तो इनके अंदर भी होगा, बट उनका शरीर किस स्तर का है ये हमें पढ़ना है। तो ये रामायण इसीलिए मैंने गई यहाँ पे कि आपको पता रहे कि किससे क्या मिलकर बन रहा है। तो अब देखो, जो हम पहले वाला जो पढ़ रहे हैं पैराजोआ, पैराजोआ की हम बात कर रहे हैं। तो पैराजोआ के अंदर जो फाइलम रखा जाएगा, अच्छा अभी मैंने बताया ना कि ये 11 फाइलम होते हैं, तो 11 में से आपको बांटने हैं कि इस पैराजोआ में कितने रखे गए हैं और यूमेटाजोआ में कितने फाइलम रखे गए हैं। पैराजोआ को अलग क्यों रखा गया है और यूमेटाजोआ को अलग क्यों रखा गया है। तो पैराजोआ के अंदर जो फाइलम रखा गया है उसका नाम क्या है, पोरीफेरा। सबसे पहला आता है पोरीफेरा, सबसे पहला फाइलम क्या आता है, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा जो फाइलम है उसको पैराजोआ में क्यों रखा गया है, इसलिए क्योंकि पोरीफेरा के अंदर केवल और केवल क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन क्या नहीं पाए जाते हैं, उत्तक नहीं बनते हैं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती है। केवल कोशिकीय स्तर का इनका शरीर होता है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती है। कोशिकाएं बिखरी पड़ी रहती है शरीर के अंदर, पर कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बनाएगी। तो पैराजोआ के अंदर पोरीफेरा रखा गया है। पोरीफेरा केवल कोशिकीय स्तर का होता है, इसमें उत्तक का निर्माण नहीं होता है। दूसरी चीज कि पोरीफेरा जो है सबसे पुराना फाइलम है। सबसे पुराना फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा है। ठीक है, सबसे पुराना फाइलम जो है वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा जो है इसका सामान्य नाम क्या है, इसे हम स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज। अच्छा एक चीज़ और, आज मैं पोरीफेरा स्टार्ट नहीं करने वाली, या कोई भी ऐसा जो कोई भी फाइलम है वो स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। बस आज हम नाम याद रखेंगे, करेंगे कि कौन सा जी कौन कौन से फाइलम है और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ठीक है ना, हल्की हल्की सी जानकारी लेंगे बस। तो पोरीफेरा जो है उसमें कोशिकाएं उपस्थित होती है, उत्तक नहीं होते हैं, सबसे पुराना फाइलम है, और इसमें जो है स्पंज, इसका सामान्य नाम जो है वो स्पंज भी है। अब पोरीफेरा की अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूं तो पोरीफेरा शब्द जो है, ये पोरीफेरा है ना, ये शब्द जो है वो आया है पोर से। देखो पोरी के अंदर क्या आया है, पोर। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। क्या होता है, छिद्र। ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर के ऊपर क्या हो, छिद्र उपस्थित हो। ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर के ऊपर क्या हो, छिद्र उपस्थित हो, उन्हें हम कहते हैं पोरीफेरा।
ठीक है, अब ध्यान से समझना, आपको पता है कि जो लाइफ है, जीवन जो है, उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई? सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? समुद्र के अंदर, या यूँ कह सकते हैं कि जल के अंदर हुई, है ना, जल के अंदर हुई। तो अब ये जो जीव है ये क्योंकि सबसे पुराने हैं, इतने जंतुओं में सबसे पुराने ये हैं, सबसे नए तो हम लोग हैं, कोर्डेटा है सबसे, है ना, तो ये सबसे पुराने हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? जल के अंदर। तो ये कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। अब इनका शरीर कैसा होता है? देखो, ये पानी में होते हैं, ये मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, यानी कि ये खारे पानी में भी हो सकते हैं, ये मीठे पानी में भी हो सकते हैं, ये समुद्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका शरीर कैसा होता है? ये जैसे ये देखो, जैसे मान लो कि एक मटका लो और उस मटके के ऊपर जगह जगह पर छिद्र कर दो, है ना, ऐसे जीव होते हैं ये। तो इनके ऊपर, शरीर के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे छिद्र होते हैं, यूँ इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं वो सब कुछ आगे बताऊंगी मैं। इन छिद्रों का काम क्या है? पहली चीज़ तो ये जलीय हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये हिल डुल नहीं सकते, इनमें गति नहीं पाई जाती है। अब आप सोच सकते हो कि ऐसे जीव जो गति नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एक स्थान पर चिपके हुए रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो ये चिपके हुए रहते हैं एक ही स्थान से, ये कहीं जा नहीं सकते हैं। तो जाएंगे नहीं तो फिर इनके पास भोजन कैसे आएगा? इनके पास पोषण कैसे आएगा? इनके पास ऑक्सीजन कैसे आएगी? ये अपना गंदा पदार्थ कैसे बाहर निकालेंगे? तो देखो, इनके अंदर होता क्या है कि जो ये छिद्र होते हैं, इन छिद्र से शरीर के अंदर क्या जाता है? पानी जाता है। क्या जाता है? पानी जल जाता है इनके शरीर के अंदर। और फिर यहाँ पर आपको एक बड़ा सा छिद्र दिखाई दे रहा होगा, इस छिद्र से पानी जो होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो जल जब अंदर जाता है तो ये अपने साथ बहुत सारी ऑक्सीजन लेके जाता है, अपने साथ पोषक पदार्थों को लेके जाता है। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, यहाँ पर साइड में हम देखेंगे बाद में, कोइनोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो क्या करती है, कोई कोशिकाएं जो होती है वो पोषण को ले लेती है और गंदे पदार्थों को इस पानी में डाल देती है, तो वो यहाँ से होकर बाहर निकल जाता है पानी। तो ऐसे होते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का अगर मैं जब बाद में नाम लूँगी तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि पोरीफेरा यानी कि जैसे ऐसे जीव जिनके ऊपर क्या हो? पोर हो। पोर का मतलब छिद्र हो। ऐसे जीव जिनके ऊपर छिद्र हो और जो जलीय हो और स्थानीय हो। स्थानीय का मतलब कि एक स्थान से, स्थानीय नहीं कहना चाहिए मुझे, एक्चुअली में यूँ कहना चाहिए कि जो एक स्थान पर चिपक कर बैठे रहते हों, जो हिल डुल नहीं सकते, गति नहीं कर सकते, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती है, ठीक है। सबसे पुराना फाइलम है। कोशिकाएं उपस्थित होती है पर उत्तक अनुपस्थित होते हैं, केवल कोशिकाओं का शरीर बना होता है बहुकोशिकीय, ये भी ध्यान रखना है। कैसे हैं ये? बहुकोशिकीय। पहले मैंने लिखा नहीं, मैं चलो अभी लिख लेती हूँ। ये कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं। कोशिकाएं बहुत सारी है इनके अंदर, इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन सिर्फ कोशिकाएं ही हैं, उत्तक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पोरीफेरा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इनको क्या कहा जाता है? स्पंज भी कहा जाता है, ठीक है। ये मिटा दूं मैं। चलो अब देखो, केवल एक ही फाइलम ऐसा है, 11 में से केवल एक फाइलम ऐसा है जो पैराजोआ के अंदर रखा गया है। बाकी 10 फाइलम जो है, 10 फाइलम जो है वो किस में रखे गए हैं? यूमेटाजोआ में। 10 फाइलम जो हैं वो किस में रखे गए हैं? यूमेटाजोआ में। अब इसके अंदर तो जो शरीर था वो केवल कोशिकीय प्रकार का था, लेकिन जो इनमें शरीर जो आएंगे वो किस किस प्रकार के होंगे? उत्तक भी प्रेजेंट होंगे इनके अंदर अंग भी होंगे, इनके अंदर शरीर जो होगा वो अंग तंत्र स्तर का भी होगा। ठीक है, तो ये तो केवल उत्तक कोशिकाओं का बना था, लेकिन कोशिकाएं आगे जाकर जब मिलती है तो उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। तो जो यूमेटाजोआ है, यूमेटाजोआ बेचारा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा लिख लेती हूँ। यूमेटाजोआ जो है, इसके अंदर जो 10 फाइलम रखे गए हैं, इन 10 फाइलम का शरीर जो होगा किसी का उत्तक स्तर का होगा। आगे पढ़ेंगे हम किस किस का उत्तक का होता है, कौन अंग बनाता है, कौन अंग तंत्र बनाता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस ये ध्यान रखो कि इसके शरीर उत्तक स्तर का भी होगा,
अंग स्तर का भी होगा, अंगतंत्र स्तर का भी होगा। ठीक है, सबसे पहला जो इसके अंदर फाइलम आता है, सबसे पहला वो कौन आता है? सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। सबसे पहला नाइडेरिया, या इसी को हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। पहला पोरीफेरा, अच्छा याद इसी क्रम में रखने हैं, सबसे पहला पोरीफेरा, फिर नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, फिर आगे के जो भी फाइलम है अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। देखो नाइडेरिया जो है वो भी पानी में है, नाइडेरिया भी पानी में है, अभी तक हम पानी से बाहर नहीं निकले हैं। पोरीफेरा भी पानी में, नाइडेरिया भी पानी में, पर पोरीफेरा की एक चीज़ याद है आपको, अभी भी पढ़ी, कि ये जो है वो स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब एक जगह पर चिपके हुए होते हैं, ये कहीं हिल डुल नहीं सकते। बट जो अब हम पढ़ने वाले हैं नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, ये आधे जीव जो होंगे वो गति कर सकते हैं, आधे जीव एक ही जगह पर चिपके रहेंगे। इनमें से आधे जीव गति कर सकते हैं और आधे जीव एक ही जगह पर चिपके रहेंगे। ठीक है, अब देखो नाइडेरिया जो शब्द है वो आया है नीडोब्लास्ट से। किससे? नीडोब्लास्ट से। मेरे साथ के साथ उतारते जाएंगे आप, या फिर स्क्रीनशॉट का टाइम दूँ तब स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें रफ करनी पड़ेगी। इतना बोर्ड पे जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे, आपको पता है 10 फाइलम बताने हैं मुझे, है ना। तो नाइडेरिया आया है नीडोब्लास्ट से। नीडोब्लास्ट क्या कोशिकाएं होती है? नीडोब्लास्ट एक्चुअली कोशिकाएं होती है। तो अगर मैं इस नाइडेरिया का एक एग्जाम्पल दूँ ना, एक क्या मैं 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। एक तो होता है हाइड्रा एंड एक है जेलीफिश। एक तो है हाइड्रा और एक है जेलीफिश। अब ये नाइडेरिया का या नीडोब्लास्ट का मतलब क्या है? तो देखो, जैसे मैं हाइड्रा का एक डायग्राम बनाऊं, ये तो कुछ गलती बन गया, पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ। चलो मैं नॉर्मली सर ऐसे ही बना लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली यूं डायग्राम बनाऊं इसका, तो इस प्रकार से इसके ऊपर टेंटेकल लगे होते हैं चारों तरफ। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत गंदा सा डायग्राम बनाए, बाद में मैं अच्छा सा बना के आपको बता दूंगी। बट अगर अपन इसका थोड़ा सा देखें तो इसके ऊपर इस प्रकार से, मैं कुल मिला के ये टेंटेकल बताना चाहती हूँ अभी। ये टेंटेकल होते हैं इस प्रकार से, ऐसे टेंटेकल लगे होते हैं चारों तरफ, हाइड्रा के चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हाइड्रा के जो टेंटेकल होते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ कोशिकाएं पाई जाती है इनके टेंटेकल के ऊपर। इन्हें हम कहते हैं क्या? नीडोब्लास्ट। क्या कहते हैं? नीडोब्लास्ट। ठीक है, और ये नीडोब्लास्ट काम क्या करती है? इनके अंदर भरा होता है जहर। क्या होता है? जहर भरा होता है। तो ये क्या करती है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई छोटा सा जीव आया, ये जीव आया भोला भाला, ठीक है, तो ये क्या करेगी? सबसे पहले नीडोब्लास्ट इसमें चुभाएगी, इसके अंदर अपना जहर डालेगी। जब ये मर जाएगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पर इसका माउथ होता है, ये इस टेंटेकल से पकड़कर इसको अपने मुंह में डाल देता है, ऐसे खा लेता है, और यहाँ पर इसका पाचन हो जाता है। फिर ये वही वापस इसी मुंह से ये बाहर निकाल देता है। आगे पढ़ेंगे पर कैसे निकालता है जो, ठीक है ना। तो नाइडेरिया जो शब्द है वो नीडोब्लास्ट से आया है। नीडोब्लास्ट जो होती है, इनके अंदर जहरीली कोशिकाएं होती है, जिनके अंदर एक तरह से जहर ही भरा होता है, केमिकल होता है बहुत ही बुरा। और वो क्या केमिकल क्या काम करता है? किसी भी जीव के शिकार को पकड़ने में ये सहायता करता है। तो ऐसे होते हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया नाग से याद रखना है, नाग खतरनाक नाग होते हैं ना, सांप होते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? सिलेंट्रेटा। तो नीडोब्लास्ट जो होती है वो इसी के अंदर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको क्या लर्न करना है? हाइड्रा एंड जेलीफिश। फटाफट से उतारो इसको, उतार लिया होगा। ठीक है, अगला जो फाइलम आता है हमारा, इसको भी मैं मिटाना चाहूंगी। अगला जो हमारा फाइलम आता है उसका नाम है क्या? टिनोफोरा। अगला जो फाइलम है वो है टिनोफोरा। देखो टिनोफोरा जो है वो बहुत ही सुंदर जीव होते हैं। ये भी कहाँ रहते हैं? समुद्र के अंदर रहते हैं। बट इसका कोई मैं डायग्राम यहाँ पे अभी बना के नहीं बता सकती, मैं आगे जब इनको पढ़ाऊंगी तो उस टाइम में बता दूंगी। तो टिनोफोरा जो होते हैं वो भी बहुत ही सुंदर, मतलब या मैं यूँ कहूँ कि इन सभी से सुंदर टिनोफोरा होते हैं। टिनोफोरा को एक्चुअल में पहले नाइडेरियन के साथ ही रखा गया था,
टिनोफोरा को नाइडेरिया के साथ ही रखा गया था, लेकिन कुछ लक्षण अलग होने की वजह से टिनोफोरा को नाइडेरिया से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टिनोफोरा को नाइडेरिया से अलग कर दिया गया। रहते कहाँ हैं ये होते जल के अंदर ही है, ठीक है। इनके अंदर चमक पाई जाती है, जैसे आपने यूँ देखा होगा कि जो जुगनू होते हैं, जुगनू जैसे चमकते हैं ना रात के अंधेरे में, वैसे इनके अंदर चमक पाई जाती है, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेंस जिसे अपन कहते हैं, तो इनके अंदर बहुत चमक पाई जाती है। ये बहुत ही सुंदर जीव होते हैं, बहुत सुंदर जीव होते हैं, ठीक है। तो नाइडेरिया के बाद में कौन आ गया? टिनोफोरा आ गया। टिनोफोरा के बाद में नेक्स्ट जो हमारा फाइलम आता है वो कौन हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम चपटे कृमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चपटे कृमि। प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहा जाता है? चपटे कृमि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीव अगर आप देखोगे ना, तो ये जीव जो होते हैं, अगर आप इनको देखो तो ये जीव आपको ऐसा लगेंगे कि जैसे पृष्ठ और अधर सतह और पृष्ठ सतह दोनों से ये कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। नाम से पता चल रहा है, देखो प्लेटी, प्लेट जैसे, प्लेट कैसी होती है? चपटी होती है। तो ये जीव कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, ठीक है। चपटे कृमि भी इसीलिए इनको कहा जाता है। इसके उदाहरण देखें तो अपन जैसे लीवर फ्लूक हो गया, बहुत ही गंदी सी लीवर फ्लूक होती है जो भेड़ को बीमार कर देती है, ठीक है। और देखें तो फीता कृमि हो गया, फीता कृमि, ठीक है, लीवर फ्लूक, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां हेलमिन्थीज आ जाए, दो ही ऐसे फाइलम हैं जहां जो हेलमिन्थीज होते हैं बहुत ही गंदे पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं। और आगे एक और फाइलम आने वाला है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज भी कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, बहुत गंदे परजीवी होते हैं। ये दूसरे के शरीर में जाके क्या करते हैं? रोग फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। ये रोग फैला देते हैं। और जैसे मैं लीवर फ्लूक जो होती है, लीवर फ्लूक आपको कैसी दिखेगी? ऐसे दिखेगी आपको लीवर फ्लूक। और जो टेपवर्म होता है, यानी कि फीता कृमि जो होता है, वो ऐसा आपको थोड़ा सा यूं दिखेगा, बहुत ही लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है, एक टेपवर्म पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, केवल एक ही होता है, बट वो बीमारी कोज करता है, बीमारी फैलाता है ये। तो लीवर फ्लूक और टेपवर्म या फीता कृमि जो है, इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। उतार लिया होगा ये आपने, ऐसी की ऐसी सारणी बनानी है आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा जैसे साइड में हटती हूँ ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से, या फिर फटाफट से साथ में। अभी तो अपन कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे, बस नाम लिख रहे हैं, तो आप उतार सकते हो, ठीक है। हो गया? नेक्स्ट आता है जो चौथा फाइलम है अपना, ये ऐसे ही तरह से याद रखना है। नेक्स्ट अपन कहते हैं इसको एसके हेलमिन्थीज। एसके हेलमिन्थीज। एंड देखो मैंने पहले भी बोला था, जहाँ हेलमिन्थीज आ जाए वो बहुत ही गंदे पैरासाइट है, बहुत ही गंदे परजीवी है। ये दूसरे के शरीर में रहते हैं और दूसरे के शरीर को बीमार करते हैं, किसी भी जीव के शरीर को बीमार करते हैं। तो एसके हेलमिन्थीज जो होता है, इसका एक और नाम है, जैसे इसका नाम चपटे कृमि है ना, इनको हम कहते हैं गोल कृमि। क्या कहते हैं? गोल कृमि। प्लेटीहेल्मिन्थीज को चपटे कृमि, एसके हेलमिन्थीज को गोल कृमि, ठीक है। अब गोल कृमि है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका शरीर देखो, अगर आप इनका शरीर देखो तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे, गोल गोल दिखाई देंगे। ये कैसे? गोल गोल। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज पूरी तरह से वेंट्रली एंड डोर्सली, यानी कि पृष्ठ सतह से और अधर सतह से ऐसे बिल्कुल चपटे होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं। मैं कैसे बताऊं? जैसे आप एक पत्ती ले लो, जैसे लीवर फ्लूक बनाई थी ना, वो ऐसी होती है, बिल्कुल पत्ती की जैसे चपटी होती है वो। फीता कृमि कैसा होता है? जैसे घर में फीता यूज करते हैं ना, इंच टेप वगैरह, तो वो बिल्कुल वैसा होता है, ठीक है। जबकि एसके हेलमिन्थीज जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं, ये गोल कृमि कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एस्केरिस। एस्केरिस, इसको तो याद करना बहुत ही आसान है, एसके हेलमिन्थीज, एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस बहुत ही गंदी परजीवी होती है। तो ये भी परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, ठीक है। बहुत ही गंदी परजीवी होती है, मनुष्य के आंत्र में जाकर ये इतनी संख्या बढ़ा देती है अपनी। जैसे ये क्या है? मनुष्य की आंत्र है, ठीक है। ये पहले एक, मान लो कि एक चली गई,
एक चली गई, तो फिर ये बाद में इतनी ज़्यादा इसके अंदर संख्या बढ़ा देगी कि पूरी की पूरी आंत्र को ही ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो खाना आगे जा ही नहीं पाता है, और कभी कभी तो इतना नुकसान हो जाता है कि ये इसमें फुल भर जाती है, तो आंत्र ही पूरी फट जाती है, पूरी आंत्र को फाड़ देती है ये एस्केरिस इतनी गंदी होती है। तो ये दोनों प्लेटीहेल्मिंथीज एंड एस्केल्मिंथीज ये क्या है, परजीवी है। इनके जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिया आपने, मिटा दो। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनेलिडा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनेलिडा। एनेलिडा, एनेलिडा शब्द आया है कहाँ से, एन्यूल से। कहाँ से, एन्यूल से। एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग, लिटिल रिंग। ठीक है, और यानी कि इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, देखो ऐसे ऐसे। जैसे आप एक काम करो, बहुत सारी चूड़ियाँ लो और चूड़ियों को ऐसे मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, एक लंबी संरचना बना लो। ठीक है ना, उससे जो शरीर बनेगा ना वो ऐसा लगेगा जैसे एनेलिडा के प्राणी हो। तो एनेलिडा एन्यूल से आया है। एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटी छोटी रिंग। रिंग क्या होती है, गोलाकार संरचनाएं होती है। ठीक है, तो इनके जो जीव होते हैं, इनका जो जीव का शरीर जो होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हो। तो गोल तो होते हैं, ये गोल तो होते हैं, बट रिंग रिंग जैसे मिलकर बनी होती है, वैसे ही इनका शरीर होता है। अब ऐसा आपने कहाँ पर देखा है, केंचुए के अंदर, बेचारा भोला भाला प्राणी केंचुआ, जो कि क्या होता है, हमारे किसानों के मित्र होते हैं, है ना, मिट्टी को उपजाऊ बना कर रखते हैं। अभी बारिश का मौसम ही चल रहा है, तो आपको शायद खेतों के अंदर या जिसके घर के पीछे बगीचे के अंदर बहुत सारे केंचुए मिल सकते हैं, है ना। बारिश का मौसम है तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये नम मिट्टी के अंदर रहते हैं, है ना, मिट्टी के अंदर रहते हैं। जो सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं इनको खाते हैं। ठीक है, तो भोले भाले प्राणी हैं। तो इनके शरीर को अगर आप देखो तो ऐसा लगेगा जैसे चूड़ियों से मिलकर बना हो, बहुत सारी चूड़ियाँ आपस में चिपका रखी हो। ठीक है, रिंग रिंग से मिलकर बना हुआ हो, तो ऐसे होते हैं एनेलिडा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, लिख लिया, उतार लिया। एनेलिडा के बाद में आता है, एनेलिडा के बाद में आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, इसकी क्या खासियत है भैया, पहले तो यही ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोडा की खासियत क्या है, ये सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी फाइलम हैं 11 के 11 फाइलम, उसमें से सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा फाइलम है। क्या बताऊँ आर्थ्रोपोडा के बारे में, आर्थ्रोपोडा आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा है तो इसका मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जीवों को रखा गया है। इसके जीव कहाँ नहीं पाए जाते, धरती पे मिल जाएंगे, समुद्र में मिल जाएंगे, यानी कि पानी में मिल जाएंगे, हवा में मिल जाएंगे, सब जगह आपको इनके जीव मिल जाएंगे। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ऐसे जीव जिसके अंदर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, जिनका शरीर ऐसे जुड़ जुड़ के बनता हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ टिड्डा का, टिड्डा जो देखा होगा आपने, टिड्डे का अगर शरीर देखा हो तो वो ऐसे, जब उसके पाँव अगर देखे हो, जैसे मान लो ये टिड्डा है, ठीक है, तो उसके पाँव को अगर आपने देखा हो तो ऐसे जुड़े होते हैं, यूँ ऐसे ऐसे चिपके हुए। जैसे मान लो एक टुकड़ा लो, दूसरे टुकड़े को चिपकाओ, फिर ऐसे शरीर बना दो। तो संधियाँ जिसके अंदर पाई जाती है, जिसके शरीर के अंदर संधियाँ पाई जाती है और संधि युक्त, जैसे मान लो ये है, ये दो टुकड़े हैं, इनको ऐसे मिलाना है तो फिर भी ये संधि बीच में दिखेगी। ठीक है ना, तो ऐसे शरीर जिनके अंदर संधियाँ पाई जाती हो या संधि युक्त जो शरीर होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के तो क्या एग्जाम्पल बताऊँ, इसके तो खूब सारे एग्जाम्पल है आपके पास। तितली देख लो, मधुमक्खी देख लो, टिड्डा देख लो, कॉकरोच देख लो, केकड़ा देख लो, है ना, इतने सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। आसपास जितने भी इंसेक्ट्स मिलते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स मिलते हैं, कीट जिसे अपन कहते हैं, कीट वर्ग, ठीक है, कीट जिसे अपन कहते हैं ना, वो सारे के सारे कीट जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे गए हैं।
चींटियाँ देख लो, मकोड़े देख लो, अपनी भाषा में और बोले तो, है ना, तितलियाँ देख लो, ठीक है, कॉकरोच हो गया, मैं क्या बताऊँ, इतने सारे जितने आपके दिमाग में कीट आ रहे हैं ना, वो सब के सब आते हैं किसमें, ऑर्थोपोडा के अंदर। और अगर आपको एग्जाम्पल आ रहे तो आप बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो वो आते हैं ऑर्थोपोडा के अंदर। सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है। केकड़े वगैरह सभी इसी के अंदर आते हैं, बिच्छू सभी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। उनका शरीर भी ऐसे जुड़ जुड़ के बना होता है ना, तो ये होते हैं ऑर्थोपोडा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है ऑर्थोपोडा के बाद में, वो आता है क्या, मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का इतने सॉफ्ट प्राणी होते हैं, इतने ज़्यादा इनका लचीला शरीर होता है कि क्या बताऊँ। आपने नाम सुना होगा किसका, इस प्रकार का कोई आपने शायद प्राणी देखा हो। जैसे मैंने बहुत गंदा बनाया है, पता नहीं आज मुझसे डायग्राम क्यों नहीं बन रहे, बट फिर भी ऐसा थोड़ा बहुत तो अगर आपने देखा हो तो इसे कहते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है सभी ने देखा होगा, है ना, नाम भी बहुत बार सुना होगा, और गूगल पे आप सर्च कर ही सकते हो ऑक्टोपस कैसा होता है। ये ऑक्टोपस इतना ज़्यादा लचीला होता है, इतना ज़्यादा लचीला होता है कि एक छोटी सी बोतल के अंदर ये प्रवेश कर जाता है, जैसे तैसे शरीर को मोड़ मार के, ठीक है। आप देख सकते हो, इनकी वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएंगे खूब सारे। तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसके अंदर मोलस्का के अंदर मोलू मोलू से जीव आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, प्यारे तो हम क्या कहेंगे, मतलब बहुत सॉफ्ट बॉडी के जीव इसके अंदर आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं, ऑक्टोपस लिख सकते हैं, ऑक्टोपस। और जैसे स्नेल हो गया, गोंगा जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जीव जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, मोलस्का के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया होगा। मोलस्का के बाद में आता है आपका, कितने हो गए अभी अपने को, कितने करने हैं इसके अंदर, 10 करने हैं, तो 3 बाकी है, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिख लूँ, सातवें के बाद में 8वें नंबर पे आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, देखो इकाइनो का मतलब होता है कांटा, इकाइनो का मतलब होता है कांटा, डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा। ऐसे जीव जिनके शरीर पर क्या हो, कांटे जैसी संरचना हो। एक्चुअल में तो ये कांटे नहीं होते, जैसे पेड़ पौधे पे कांटे होते हैं ना, वैसे कांटे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इनके शरीर पर कांटे जैसी संरचनाएं हो तो उनको हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। तो देखो जैसे आपने इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, स्टारफिश। कौन होती है, स्टारफिश। अगर आपने स्टारफिश की संरचना देखी हो तो, है ना, स्टारफिश को अगर आपने देखा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तारा मछली या तारा मछली। इतनी हिंदी लिखना जरूरी है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे, इसी को स्टारफिश कहते हैं, ठीक है। तो तारा मछली को अगर आपने देखा हो तो इसके शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे यूं उभार पाए जाते हैं, ऐसे ऊपर, मतलब अगर आप उसको हाथ से टच करो ना तो आपको ऐसे उभार ऐसे खुरदरा लगेगी, उसकी त्वचा खुरदरी लगेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, तारा मछली या स्टारफिश। ऐसे जीव जिनके शरीर पर कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दो। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे, तारा मछली या स्टारफिश, ठीक है। तो बाद में जब कभी भी नाम आए ना तो ऐसे दिमाग में एकदम से पिक्चर बन जानी चाहिए। इकाइनोडर्मेटा के बाद में जो 9वां आता है वो आता है हेमीकोर्डेटा। कौन आता है, हेमीकोर्डेटा। ऐसे जीव जिनके शरीर में नोटोकॉर्ड तो नहीं होती। अब आप बोलोगे नोटोकॉर्ड क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस अभी समझो। नोटोकॉर्ड नहीं होती, नोटोकॉर्ड जैसी संरचना होती है उसे हम कहते हैं हेमीकोर्डेटा। हेमीकोर्डेटा जो है वो रहते हैं कहाँ पर, समुद्र के अंदर, बहुत गहराई में समुद्र के अंदर ही रहते हैं। तो बेचारे ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है, तो ज़्यादा लोग इनके बारे में जानते भी नहीं है, बहुत ही कम मैटर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, बस इनका शरीर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, ऐसे, ये सबसे ऊपर वाला भाग, ये बीच वाला भाग, और ऐसे पूंछ जैसी संरचना होती है इनके अंदर,
ठीक है, ये गोल बना दिया मैंने थोड़ा सा यूं, ऐसे यूं। तो इसका भाग जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, शरीर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। अब इसका एक उदाहरण मैं बता देती हूँ। जैसे ये जो शरीर बनाया है मैंने, ये होता है बेलेनोग्लोसस का, बेलेनोग्लोसस, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, बेलेनोग्लोसस। नेक्स्ट जो 10वां जो हमारा फाइलम आता है, जिसकी बात ही क्या करनी है, खूब जानते हो आप इसे, कोर्डेटा। कोर्डेटा, आसपास में ज़्यादातर जंतु बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी कोर्डेटा में रखे गए हैं। मनुष्य भी इसी के अंदर आते हैं, मनुष्य भी इसी के अंदर आते हैं, पक्षी भी इसी के अंदर आते हैं, मछलियाँ भी इसी के अंदर आती हैं, मछलियाँ भी इसी के अंदर आते हैं, सरीसृप यानी रेंगकर चलने वाले प्राणी भी इसी के अंदर आते हैं। क्या ही बताना इसके बारे में। तो कोर्डेटा सबसे एडवांस प्राणी है, सबसे विकसित जीव है, ठीक है ना। तो सभी जो जीव आसपास में, हम लोग भी किस में आते हैं, कोर्डेटा में, पक्षी भी कोर्डेटा में, मछलियाँ भी कोर्डेटा के अंदर, सरीसृप भी कोर्डेटा के अंदर, और बाकी तो क्या बच गया। तो ये सारे के सारे जीव जो होते हैं वो किस में आते हैं, कोर्डेटा। कोर्डेटा जिसे हम कहते हैं, किसे कहेंगे कोर्डेटा, ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर क्या पाई जाती हो, नोटोकॉर्ड पाई जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोर्डेटा कहते हैं। क्या कहेंगे, कोर्डेटा कहेंगे। एक बार इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरे एक्चुअल में नीचे आपको, मुझे लगा कि शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ये 3 जो है वो इधर उतार लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से लाइन वाइज उतार लेना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। तो देखो वापस एक बार रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने आज पढ़ा है एनिमल किंगडम को, यानी कि जंतु जगत को। और जंतु जगत जो है एनिमेलिया जिसे अपन कह सकते हैं, ये एनिमेलिया को मेटाजोआ भी कहा जाता है। ये मेटाजोआ जो है इसके अंदर 11 फाइलम को रखा गया है। इन फाइलम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो कोशिकीय स्तर वाले के जो एक एनिमल फाइलम हो गया उसके आधार पर, और बाकी इससे उच्चतम स्तर के शारीरिक संरचना के आधार पर, ठीक है। तो 2 भागों में कैसे, एक तो पैराजोआ, एक यूमेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर किसको रखा गया है, सिर्फ एक फाइलम को, जिसे अपन क्या कहते हैं, पोरीफेरा। क्या कहते हैं, पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा सबसे पुराना फाइलम है, जिसका शरीर केवल कोशिकीय स्तर का होता है। इसमें उत्तक अनुपस्थित होते हैं और इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये सबसे पुराना फाइलम है। इसका सामान्य नाम क्या है, स्पंज है। और ये कहाँ रहता है, जल के अंदर। और शरीर आपको पता है कैसा होगा, बहुकोश, सभी का बहुकोशिकीय होता है। ऐसा नहीं कि किसी का केवल एक कोशिका का बना होगा। आपको पता है कि एनिमेलिया जो है, एनिमेलिया के अंदर जितने भी जीव आते हैं सभी का शरीर बहुकोशिकीय होता है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। करोड़ों, लाखों करोड़ों, एक क्या लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है। तो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी हम इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पोरीफेरा पैराजोआ के अंदर रखा गया है। फिर आता है यूमेटाजोआ, जिसमें 10 फाइलम रखे गए हैं। और वो कौन से हैं, किस स्तर के, किस शारीरिक स्तर के हैं, उत्तक भी हो सकता है इनमें, अंग भी हो सकता है, अंग तंत्र भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें क्या क्या रखा गया है, नाइडेरिया, नाग जैसे जो कि डंक मारते हैं, है ना, हाइड्रा, याद करो हाइड्रा। और जेलीफिश, जेलीफिश तो तैरती भी है, हाइड्रा तो एक स्थान पर ही बैठा रहता है, ठीक है। तो नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, इसके अंदर नीडोब्लास्ट पाई जाती है। फिर आते हैं टिनोफोरा, बहुत ही ब्यूटीफुल से, जो पहले इन्हीं के भाई हुआ करते थे, नाइडेरिया के भाई थे। फिर कुछ लक्षणों की वजह से इनको अलग कर दिया, भाई तू अलग जा, मैं अलग हूँ, तू अलग है। टिनोफोरा अलग हो गए। फिर उसके बाद में आते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज, बहुत ही चपटे चप्टे से जीव होते हैं। इनको हम चपटे कृमि भी इसी वजह से कहते हैं। और उदाहरण अपन ने क्या दिया था इनका, फीता कृमि हो गया, लीवर फ्लूक हो गया। एस्केहेल्मिंथीज, गोल गोल, एस्केरिस, है ना, बताया था ना, आंतों को फाड़ देती है, इतनी भयानक होती है। तो गोल गोल होते हैं, बिल्कुल गोल गोल होते हैं ये, ठीक है। एनेलिडा, एन्यूल जैसी संरचना वाले, एन्यूल रिंग जैसी संरचना वाले, ठीक है। जैसे कि क्या बताया था, केंचुआ, अर्थवॉर्म, आर्थ्रोपोडा, जिसमें उपांग जो है वो संधि युक्त होते हैं। और ये सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। फिर आता है मोलस्का, मोलू से जीव, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी के जीव, जैसे कि ऑक्टोपस। आर्थ्रोपोडा के तो आपको एग्जाम्पल पता ही है, ये सारे जो कीट वर्ग के जो जीव होते हैं। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, जिनकी स्किन पर कांटे जैसी संरचना हो, उसे हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। फिर आते हैं हेमिकोर्डेटा, बेलेनोग्लोसस बताया मैंने, जलीय जीव होते हैं और बहुत ही कम जानकारी मिलती है इनके शरीर के बारे में। 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है,
फिर नेक्स्ट आ जाता है लास्ट जो है वो होता है कोर डेटा। कोर डेटा तो हम लोग भी कोर डेटा ही है ना, पक्षी वगैरह, मछलियाँ, मनुष्य, सरीसृप, सभी के सभी किस में आ जाते हैं, कोर डेटा के अंदर आ जाते हैं। तो ये 11 फाइलम आज हमने जो सिर्फ नाम याद किए हैं, इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बट पहले आपको इनकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इनका सीक्वेंस वाइज, ये नाम वाइज, नंबर वाइज, पोरीफेरा जैसे पहले सबसे पहले पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोरडेटा। ये 10 के 10 सॉरी 11 के 11 जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे, जो हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इनको हमने अलग अलग क्यों किया गया है, क्यों किया। अच्छा, ये तो फाइलम है, फाइलम के अंदर जीव रखे गए हैं, तो इनके अंदर जो जीव रखे गए हैं, जैसे मान लो पोरीफेरा की जो भी जीव है, तो पोरीफेरा के जीवों को पोरीफेरा में क्यों रखा गया है, कुछ विशिष्ट लक्षण होंगे, सभी के एक जैसे लक्षण होंगे तभी पोरीफेरा में रखा गया है। जैसे मान लो कि हम लोग कोर डेटा की बात करें, तो कोर डेटा में मैंने इतने सारे जीवों को बताया, तो इनको हमने इसमें क्यों रखा है, तो इन सभी 11 फाइलम को हमने अलग अलग क्यों किया है, इनका क्या आधार है, तो हम इसका आधार पढ़ेंगे कि किस आधार पे हमने इनको अलग अलग किया है, ऐसे क्या लक्षण थे जो सभी के सेम थे या सभी के अलग थे, तो ये लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? ठीक है, तो इनको आपको नंबर वाइज, नाम वाइज बिल्कुल इसी तरह से याद करना है। अगली क्लास के अंदर, आज की क्लास बहुत हो गई, लंबी हो जाएगी ज़्यादा, और फर्स्ट क्लास है तो मुझे लगता है कि बच्चे भी सोचेंगे कि आज एक ही दम से इतना सारा पढ़ा दिया मैडम ने, तो और पढ़ा कुछ भी नहीं है अपन ने सिर्फ नाम याद किए हैं, याद करने हैं। अगर याद नहीं हुए हैं तो घर पे आज याद करने हैं, इनके डायग्राम देखने हैं, नहीं मिले गूगल है, गूगल पे सर्च करो, ऐसे डायग्राम बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, फिर कल की नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस आधार पर इनको अलग अलग किया गया है, वो आधार क्या है, बहुत इजी है, बिल्कुल आसानी से हम लोग याद कर लेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और एक चीज़, जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा है ना, वो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने मतलब आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर ये क्लासेस शेयर कीजिए, क्योंकि ये हिंदी मीडियम की क्लासें अब स्टार्ट की हैं हमने, तो हिंदी मीडियम का बहुत ही अच्छा मैटर मिलेगा आपको। और आप क्या करें कि यहाँ पर जो सब्सक्राइब का जो बटन लिख रखा है उस पर क्लिक कर दो, ताकि जब भी मेरी क्लास या सर की क्लास, कोई भी क्लास जो इस चैनल पर आएगी, वो फटाफट से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उस पर जब क्लिक करोगे तो वो क्लास आपके सामने चालू हो जाएगी। ठीक है, तो क्लासों को अगर पसंद आए आपको क्लास, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करोगे जितना ज़्यादा, तो उतना ही उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा जो शायद किसी कोचिंग में जाकर ना पढ़ सकते हो, है ना, जो घर पर ही रहकर अपनी तैयारी करते हो, है ना, किसी की आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे बच्चों की कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कोचिंग जाने में असमर्थ हो। ठीक है, तो हिंदी मीडियम की बहुत ही अच्छी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी मैं क्लास लूँ तो पहले का रिवाइज करके ज़रूर आना है। रिवाइज करने से फ़ायदा ये होगा कि जो आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम उनको और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। अगर पिछला रिवाइज नहीं किया आपने तो आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा, फिर आप कहोगे हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पहला पढ़ना ज़रूरी है, पहले जो भी पढ़ाया वो पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तो खैर क्लास लूँगी ही, बट मैं आपकी बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, ये नीट के लिए भी क्लासें हैं और ये हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की भी क्लासें हैं, सभी जगहों पर एनसीईआरटी अभी चल रही है, तो ये सभी जितने भी आप किसी भी राज्य से देख रहे हो, किसी भी ज़िले से देख रहे हो, तो आप अपनी एक बार बुक चेक कर लेना कि आपके कौन सा कोर्स चलता है। अगर एनसीईआरटी है और 4th लेसन का नाम प्राणी जगत है, तो फिर ये आपके लिए भी क्लास है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास के अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हमारी यहीं तक।